हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा कैसे बनाई जाती है किसी भी कुंडली को लेकर के। उसके बाद फिर हम जो है वीडियो लेक्चर के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, पिछला चैप्टर हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का था, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब किसी कुंडली, मान लीजिए हमारे पास एक कुंडली इस तरह से है और उस कुंडली के पास में क्या करते हैं, एक चुंबक लेकर जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कुंडली इस तरह से है, ठीक है, ये कुंडली मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है, कुंडली है। अब जैसे क्या करते हैं, इस कुंडली के पास में क्या लाते हैं, चुंबक लाते हैं तेज़ी से। तो जैसे चुंबक को तेजी से लाएंगे तो चुंबक का खुद का क्या होगा, चुंबक का खुद का चुंबकीय क्षेत्र होगा। और जैसे ही चुंबक को नज़दीक लाते हैं तेजी से, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें से बल रेखाएं गुजरेंगी और वही बल रेखाएं इस कुंडली में से होकर भी गुजरेंगी। और जैसे ही वो बल रेखाएं इस कुंडली में से होते हुए गुजरेंगी तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, इसमें उत्पन्न होता है प्रेरित वैद्युत वाहक बल। अब ये कंडीशन ये है कि जो हमारा ये चुंबक है, चुंबक को हमको चलायमान रखना होगा, यानी किसी एक स्थिति से बराबर यहाँ पर लाना होगा जब तक कि इसमें से होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या में जब तक परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए हमने चुंबक को यहाँ पे स्थिर कर दिया और इस कुंडली को भी यहाँ पे स्थिर कर दिया, तो जब दोनों को स्थिर कर देंगे तो इसमें से होकर के क्या होगी, बल रेखाएं गुजरेंगी। लेकिन यहाँ पर जो बल रेखाओं का मान होगा वो हर बार क्या होगा, समान होगा। लेकिन जब कुछ चुंबक को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पर इसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी जाकर के उत्पन्न होगा प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा का जो फॉर्मेशन होता है या फिर जो निगमन होता है वो भी इसी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही बेस्ड है। वहाँ पर करते हैं क्या है कि हम एक चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को उसके किसी एक अक्ष के परितः से रख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने कुंडली को ऐसे रख दिया। अब क्या करते हैं, इस कुंडली को इसके अक्ष के परितः से घुमाते हैं। हमको क्या करना है कि हमको किसी एक कुंडली को या किसी एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करना है। और जब उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर उसके चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी उत्पन्न होगा वहाँ पे प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसके उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के लिए कई सारे कंडीशन हैं। हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को फिक्स रखें, यहाँ पर दो हम चुंबक के सिरे ले लें, चुंबक के सिरे इस तरह से, और यहाँ पर दोनों को फिक्स कर दें तो यहाँ पर एक बन जाएगा चुंबकीय क्षेत्र या फिर कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इसी मैग्नेटिक फील्ड में हम एक चालक ले लें और चालक को ऐसे रखते, ठीक है। अब चालक को क्या करेंगे, चालक को हम यहाँ पर उसके अक्ष के परितः धीरे धीरे घुमाएं। अभी देखेंगे कि मान लीजिए कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो इस तरफ है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, दो अलग अलग चुंबक के दो अलग अलग सिरे ले लिए, एक एस और एक एन, और यहाँ पे इसको स्थिर कर दिया। और देख रहे हैं कि एक सिरे से बल रेखाएं निकल करके दूसरे सिरे में जा रही हैं। यहाँ से मान लीजिए बल रेखाएं इसमें से जा रही हैं, तो जैसे ही अब बीच में हम ला दिए कुंडली, तो कुंडली लाएंगे तो अब देखेंगे कि बल रेखाएं क्या होंगी, इस कुंडली से होकर के गुजरेंगी। अब जब बल रेखाएं इस कुंडली से होकर के गुजरेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे ही अब इसको धीरे धीरे अगर घुमाते हैं, जैसे जैसे घुमाएंगे तो यहाँ पर अब इसमें से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में धीरे धीरे मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। बल रेखाओं की संख्या में धीरे धीरे कमी आएगी और ऐसी स्थिति में आ जाएगा यहाँ पर कि रोटेशन के बाद तो यहाँ पे इसमें से एक भी बल रेखाएं इसमें से नहीं गुजरेंगी। इस स्थिति में देख रहे थे कि जो यहाँ पर इसमें से होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या सबसे अधिकतम है, ठीक है। और जब जैसे ये रोटेट होकर के इस पोजीशन पर आ जाता है तो यहाँ पर इसमें से होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या लगभग 0 है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें से होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन हो रहा है। और ये क्रिया धीरे धीरे हो रही है क्योंकि समय के साथ ऐसे घुमाएंगे धीरे धीरे, तो जैसे जैसे धीरे धीरे घूमेगा तो यहाँ पर इसमें से होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और इस कुंडली में क्या होगी, इस कुंडली में किसी एक दिशा से दूसरी दिशा में यहाँ पर उत्पन्न होगा प्रेरित वैद्युत वाहक बल और उसमें प्रभावित होगी प्रेरित धारा, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कुंडली को ऐसे रखते हैं और इसको इस तरह से रोटेट करते हैं। मान लीजिए अभी पहली स्थिति में ये है, जैसे इसको धीरे धीरे यहाँ पर इस पोजीशन पर लाते हैं, यहाँ पर फर्स्ट हाफ में लाते हैं, तो इस पोजीशन पर लाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले इस पोजीशन पर था तो यहाँ पर जो
बी वेक्टर और ए वेक्टर डायरेक्शन यही थी, तो यहाँ पर थीटा का मान 0 था। तो वहाँ पर देखिए थीटा का मान 0 की वजह से जो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो मान लीजिए 0 आता है, ठीक है, वो मान लीजिए इस स्थिति में 0 है। फिर जैसे जैसे इसको घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे यहाँ पर, तो इस स्थिति में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या मान 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बी वेक्टर की दिशा वो तो इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर की दिशा इस तरफ है और क्षेत्रफल वेक्टर नीचे की तरफ हो गया, तो यानी यहाँ पर थीटा का मान कितना 90 अंश हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो प्रेरित धारा है या फिर प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो डिपेंड करता है साइन के एंगल पर। वो हम आगे अभी आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि वहाँ पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है उसका एक इक्वेशन निकल के आता है, और इक्वेशन डिपेंड करता है कि जो एंगल कितना बन रहा है, ए वेक्टर और थीटा के बीच का एंगल कितना है, वो कितना बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, जब थीटा का मान 0 होगा तो वहाँ पर साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, यानी वहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका मान 0 होगा। फिर जैसे ही थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होने का मतलब कि यहाँ पर साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान लगभग होता है 1। तो वहाँ पर जो उस स्थिति में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो सबसे अधिकतम होगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन में पहुँच गया, तो यहाँ पर देखेंगे कि इस मान लीजिए कुछ यहाँ पर आया प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान कह सकते हैं या फिर प्रत्यावर्ती धारा का मान। फिर जैसे ही वो यहाँ पर पहुँच गया, अभी देख रहे थे कि पहले स्थिति में जो प्रेरित विद्युत जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इसमें से होकर गुजर रही थी और यहाँ से इस वाले पोजीशन से बाहर निकल रही थी, ठीक है। अब जैसे ये इतना रोटेट हो जाता है 180 डिग्री अगर रोटेट हो जाता है, तो 180 डिग्री रोटेट होने की वजह से क्या होगा कि बल रेखाएं अब इसके इस वाले पोर्शन से गुजर रही हैं और इस वाले पोर्शन से बाहर निकल रही हैं। पहली स्थिति में क्या था कि देख रहे थे कि इस वाले फिगर की तरफ से ये इस क्षेत्रफल से बल रेखाएं इसमें से गुजर रही थी और इस तरफ बाहर निकल रही थी। जैसे इसमें रोटेशन हो गया 180 डिग्री का, तो अब बल रेखाएं इसमें से गुजर रही हैं और इस तरफ बाहर निकल रही हैं। यानी फर्स्ट हाफ में हम देखते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा का मान है वो किसी एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में होगा। और जैसे सेकेंड हाफ की बात करेंगे तो सेकेंड हाफ में मान तो वही होगा, उसके परिमाण का मान वही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। पहले वाले स्थिति मान लीजिए देखें तो अगर बल रेखा इसमें गुजर रही है तो यहाँ पर मान लेते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा दिशा मान लीजिए वो ऐसे है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब जैसे ही ये इसमें परिवर्तन होगा, अब प्रत्यावर्ती धारा दिशा ये हो जाएगी, यानी पहले वाले के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। पहले जिस दिशा में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही थी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा सेकेंड हाफ में। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे और उसमें इस तरह दिखाएंगे। जैसे हमको पता है कि डीसी जो करंट होता है, डीसी करंट में हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो होता है और वो होते हुए नेगेटिव टर्मिनल वापस आता है। ये होता है सेल के लिए और ये होता है डीसी करंट में। लेकिन अगर हम बात करें एसी करंट की या अल्टरनेटिंग करंट की या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, तो वहाँ पर फर्स्ट हाफ में एक टर्मिनल बनता है प्लस का और दूसरा टर्मिनल होता है माइनस का। और फिर सेकेंड हाफ में देखेंगे कि जो पहले वाले में प्लस था वो हो जाएगा माइनस और जो सेकेंड वाले में जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस। यानी फर्स्ट हाफ के लिए धारा का मान जो हमको मिलेगा या वोल्टेज का मान कुछ और मिलेगा, परिमाण वही रहेगा लेकिन उसकी दिशा प्लस वाले डायरेक्शन में होगी। फिर सेकेंड हाफ में देखेंगे तो उसका इक्वेशन जो नीचे की तरफ मिलेगा। यानी यहाँ पर हमको जो बार बार मान हो रहा है, जो उसका एसी करंट का जो हम कह सकते हैं टर्मिनल है, वो बार बार चेंज होता रहता है। फर्स्ट हाफ के लिए पहला वाला टर्मिनल प्लस रहेगा, फिर ये माइनस रहेगा, फिर सेकेंड हाफ में जो पहले प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस तरह से करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है। तो ये होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण ही प्रत्यावर्ती धारा जो है बनती है। तो यहाँ पे अभी इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का जो है मेन ध्येय ये था कि हम कैसे 3D शेप में कैसे बता सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब यहाँ पर आने वाला लेक्चर आपको जो है उसमें पता चलेगा कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।